Hello, my dear students. Welcome back to Team Nishta in association with English Fund. I am Vinod Shankaran and जैसे कि आपको बताया था यूपीएससी सीएपीएफ का प्रीवियस ईयर पेपर्स का ये डिस्कशन है। पिछले दो वीडियोस में मैंने आपको नहीं बताया था कि किस साल का वो पेपर है, लेकिन इस बार से मैंने बोला कि भाई साल भी जोड़ ही देता हूं ताकि आपको कनेक्शन करने में आसानी हो। ये प्रीवियस ईयर पेपर 2017 के क्वेश्चंस हैं, ग्रामर एंड वोकैबुलरी पार्ट के लिए। ठीक है, लेट्स सी हाउ वेल वी कैन आंसर दीज क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें क्या ट्रिक्स होने चाहिए और किस किस कॉन्सेप्ट्स पे आपको रिवीजन चाहिए, ध्यान रखना है। जो आप इस बार एग्जाम देने जा रहे हो और जो आगे के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो उनके लिए भी ये जरूरी हो जाता है कि किस पार्ट में मुझे ध्यान देना है। Any help you require from our side, you should get in touch with us. The contact details are given in the description box. ठीक है, चलो let's start the questions. सबसे पहला क्वेश्चन देखना, रीराइट द सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड मेकिंग नेसेसरी चेंजेस विदाउट चेंजिंग देयर मीनिंग्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी भी अगर मैं कुछ चेंज करता हूँ, सेंटेंस को सही करता हूँ, आई कैन नॉट चेंज द मूलतः उसका जो मीनिंग है उस मीनिंग को बिना चेंज किए हुए सेंटेंस को करेक्शन करना है, याद रखना। ठीक है, सेंटेंस करेक्शन करने के चक्कर में पूरे सेंटेंस को मत बदल देना। ठीक है, सो व्हाट इज द सेंटेंस हियर? द सेंटेंस इज डैश यूनिवर्सिटी स्टैंड्स फॉर ह्यूमैनिज्म, टॉलरेंस, प्रोग्रेस एटसेट्रा। अब फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आर्टिकल। सर इसमें पक्का है कि एन तो लगेगा नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी का साउंड जो है वो यू से शुरू होता है, तो एन तो नहीं लगना। तो बिटवीन ए और द क्या लिखना है सर? द यूनिवर्सिटी स्टैंड्स फॉर ह्यूमैनिज्म, टॉलरेंस, प्रोग्रेस एटसेट्रा, या ए यूनिवर्सिटी स्टैंड्स फॉर ह्यूमैनिज्म, टॉलरेंस, प्रोग्रेस एटसेट्रा। यहां पर मैं किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की बात होते हुए तो नजर नहीं आ रही, लेकिन हम जनरली जब लिखना चाहते हैं यूनिवर्सिटीज ह्यूमैनिज्म, टॉलरेंस एटसेट्रा के लिए वो जाने जाते हैं, तो मैं द के साथ भी सिंगुलर लिख सकता हूँ, हाँ? और ए के साथ भी सिंगुलर लिख सकता हूँ और उससे जनरली सारे यूनिवर्सिटीज को या सारी वो चीजों के बारे में जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसको बता सकता हूँ। अगर प्लूरल लिखना है तो बिना आर्टिकल के लिखूंगा तो मैं पूरी क्लास को बता सकता हूँ। व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू? ठीक है, आप क्या बताना चाह रहे हो उसे? सबसे पहले तो इसको सेट करना चाहता हूँ। लो प्रिय वायर कुड़तु वांगी த்ரூண்டுக்கு இவ்வளோ பெரிய வயரு. அதுவா உயிரை உயிரை வாங்குறது ஒன்றும் பண்ண முடியாம இருக்கு நினச்சிருப்பாங்க. ஒரு படம் வந்துருவாங்க வைக்கிறோம் சார். तो सर तो सर आप क्या बताना चाहते हैं? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि यहां देखना, अ कार इज अ कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, किस कार की बात कर रहे हो? अ कार इज अ कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अगर मैं बोलता हूं तो किस कार की बात कर रहे हो? दुनिया में सारी कारों की बात कर रहे हो, कोई भी कार उठा लो। तो ये कार जो है ये क्या है? अ कार पूरे जनरली हम सारे उस दैट क्लास ऑफ कार्स, ठीक है, पूरे कार्स को जनरली मीन कर दिया। ए के साथ सिंगुलर लिखकर ऐसे भी कर सकता हूँ, द कार इज अ कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये भी कर सकता हूँ। और इससे भी मैं जनरली लिख सकता हूँ। तो इंग्लिश में जनरली लिखने के लिए, जनरली पूरे ग्रुप को दिखाने के लिए दो तरीके हैं, ए के साथ सिंगुलर, द के साथ सिंगुलर। और जो थर्ड तरीका है वो है विदाउट राइटिंग द आर्टिकल, राइटिंग प्लूरल्स।
जैसे कार्स आर मॉडर्न मशीन्स, और मॉडर्न मशीन्स, किस कार की बात कर रहा हूँ? सारे कारों की। ओके, तो यहां पर भी हम तीन तरीके से सोच सकते थे, लेकिन सर यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, तो यूनिवर्सिटीज नहीं लिखा हुआ। अगर यूनिवर्सिटीज होता तो कोई आर्टिकल लिखता ही नहीं। ओके, यूनिवर्सिटीज स्टैंड फॉर, अगर ऐसा लिखा होता तो यहाँ पर मैं आप द भी लिख सकते हो, ए भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, क्योंकि दोनों तरीके से इट मीन्स एवरीथिंग, दोनों तरीके से इट मींस जनरली यूनिवर्सिटी स्टैंड फॉर ह्यूमैनिज्म, टॉलरेंस एंड प्रोग्रेस एक्सेट्रा। ठीक है, मैंने द लिखा है, लेकिन यू कैन चूज टू राइट ए ऑल्सो, यू कैन नॉट राइट एन, क्योंकि यूनिवर्सिटी या का साउंड है, इसलिए यूनिवर्सिटी में एन नहीं लिख पाते। अदरवाइज द या अ दोनों में से कोई भी लिख सकता हूँ। नेक्स्ट वन, ही ऑफन गेट्स डैश ट्रबल बिकॉज ऑफ हिज केयरलेसनेस। कौन सा प्रीपोजिशन लिखना है? यू गेट डैश ट्रबल, यू गेट इनटू ट्रबल। गेट इनटू ही करेक्ट एक्सप्रेशन है, तो गेट इनटू तो इजी है। ही ऑफन गेट्स इनटू ट्रबल बिकॉज ऑफ हिज केयरलेसनेस। नेक्स्ट वन, आई डैश लिविंग इन दिस टाउन सिंस 2007। अब जैसे ही सिंस 2007 आया, तो आपको तुरंत ही समझ में आता है कि सर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस चाहिए, क्योंकि सिंस जो है उसका यूसेज क्या है? सिंस का मतलब है 2007 से लेकर अब तक। ये अब तक जो है, ये 2000 सिंस के साथ जुड़ा हुआ है। अब तक जो है वो सिंस के साथ जुड़ा हुआ है। याद रखना, सिंस का मतलब तो होता है फ्रॉम, लेकिन जरा से एक्स्ट्रा मीनिंग भी है सिंस में, कि फ्रॉम के साथ टू भी जुड़ा हुआ है। ओके, इसलिए अलग से सिंस के साथ टू नहीं जोड़ना है। सिंस का मतलब है 2007 से लेकर अब तक, 2007 से लेकर अब तक, ये अब तक छिपा हुआ रहता है सिंस में। इसीलिए जब भी मैं सिंस लिखूंगा, जब भी मैं सिंस लिखूंगा, तो इसके साथ स्टार्ट टाइम लिखूंगा पास्ट का, स्टार्ट टाइम पास्ट का लिखूंगा, पीरियड नहीं लिखूंगा, स्टार्टिंग टाइम लिखूंगा। एंड टाइम कौन सा हो जाएगा? आज। तो उस समय से लेकर अब तक, अब पीरियड बन जाता है। लेकिन याद रखना, सिंस के साथ हमेशा हमको जो जो टाइम लिखना है वो है पास्ट में शुरुआत का टाइम। सिंस चाइल्डहुड का मतलब चाइल्डहुड में शुरुआत हुआ था, अब तक चल रहा है। ओके, सिंस कॉलेज का मतलब है कॉलेज के टाइम में शुरू हुआ था, उससे लेकर अभी तक चल रहा है। तो कीप दिस इन माइंड दैट सिंस मींस उस समय लेकर से लेकर अब तक, और आपको सिंस के साथ पास्ट का स्टार्ट टाइम लिखना है। ओके, और जैसे ही ये लिखता हूं, तो टेंस तो हमें परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जरूरत पड़ती है, या परफेक्ट टेंस की जरूरत पड़ती है, या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस या परफेक्ट टेंस की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर मैं कौन सा लिख देना चाहिए? आई हैव बीन लिविंग इन दिस टाउन सिंस 2007। मैं 2007 से लेकर अब तक इस शहर में रहता आ रहा हूँ। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को ऐसे पढ़ना है, रहता आ रहा हूँ। अच्छा, अब इसमें देखो नेक्स्ट सेंटेंस, फोर्थ सेंटेंस, दे हैव कंप्लीटेड द वर्क। दे हैव कंप्लीटेड द वर्क, इसको पैसिव में करना है। अब दे, अब जान रहे हो कौन है? नहीं ना, ये सर ये वेग है। कौन? वेग है। तो जब वेग हो सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में लिखा नहीं जाता। तो दे हैव कंप्लीटेड द वर्क, जिसको हम पैसिव में करेंगे, द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय देम नहीं लिखेंगे, क्योंकि दे कौन है इसके बारे में वेगनेस है, क्लियर नहीं। तो जब भी कोई सब्जेक्ट क्लियर ना हो या इंपॉर्टेंट ना हो, पैसिव वॉइस में उसको हम लिखते नहीं है। जैसे एवरीबॉडी लव्स म्यूजिक, यहाँ देखना जनरली लिखा हुआ है ना, एवरीबॉडी कौन? हर व्यक्ति। तो एवरीबॉडी लव्स म्यूजिक, ये जब लिखा होता है, तो इसको पैसिव करते समय हम क्या करते हैं? म्यूजिक इज लव्ड बाय एवरीबॉडी लिखते नहीं है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सो द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। ओके, हाँ सुबोध, हाँ बोलो ना, क्या चीज के लिए फोन करूँ? नहीं, पानी मैंने दे दिया था। ठीक है, ठीक है, ओके। नाउ टू द नेक्स्ट वन, द मेथड ऑफ लिविंग हैप्पीली मस्ट बी नोन टू यू। ये तो मस्ट बी नोन तो पैसिव वॉइस में, इसको एक्टिव वॉइस में करना है, तो बहुत ही इजी। यू मस्ट नो द मेथड ऑफ लिविंग हैप्पीली।
must be known, you must know the method of living happily. Now these are easy sentences, लेकिन एक दो ट्रिकी थे. ऐसे ही होता है, जैसे वो टेंस वाला चीज ट्रिकी था, वो आर्टिकल वाली चीज ट्रिकी थी जरा से. सर ये जनरल वाली जो बात कर रहे थे ये तो मुझे मालूम नहीं था. ये चीज के लिए जरूरी है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स को कुछ जरा से डिफरेंट तरीके से भी पढ़ा जाए. सिर्फ हम किताबों में जो लिखा हुआ है उसको अगर हम पढ़ेंगे तो फिर हमें प्रॉब्लम हो सकती है. You will require guidance at some places. Okay, I'm not saying come to me. What I'm saying is guidance from somebody who already knows English, जो already जानते हैं, उनसे सीख करो. अगर कोई मिलता नहीं है तो मेरे पास जरूर आ सकते हो. I'm always there to help you. Now, my teacher said to me, you should learn to live your life meaningfully and beautifully. Okay, my teacher said to me. अब देखना, जब भी मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच करता हूँ तो डायरेक्ट स्पीच से जब इनडायरेक्ट करने की जब कोशिश करोगे तो हमेशा याद रखना कि ये जो डायरेक्ट स्पीच, ये जो रिपोर्टेड वर्ब है, ये जो स्पीकर्स के वर्ड है, इसमें से टोन को भी उठाना जरूरी है. ये किस किस्म का उसका, इसमें कौन सा भाव है, उस भाव को भी हमको या तो वर्ब में कन्वर्ट करके बाहर लिखना पड़ेगा, वर्ब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या एडवर्ब लिखना पड़ेगा, या एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा. अकॉर्डिंगली यू चेंज द वर्ब हियर. ठीक है, वर्ब या एडवर्ब जोड़ करके लिखना है. तो यहां पर मैं यू शुड लर्न टू लिव योर लाइफ मीनिंगफुली एंड ब्यूटिफुली से टोल्ड तो लिख ही सकता हूं, क्योंकि सेड टू मी लिखा है तो टोल्ड मी तो लिख ही सकता हूं, या सेड टू मी को वैसे ही वैसे लिख सकता हूं. लेकिन बेहतर वर्ड कौन होगा सर? यहां देखने पर तो ये एडवाइस जैसे लगता है. ठीक है, एडवाइस जैसे लगता है. तो व्हाई डोंट आई राइट इट एज, इंस्टेड ऑफ सेइंग सेड टू मी एटसेट्रा, आई से एडवाइस्ड मी. सबसे अच्छा सेंटेंस वही होगा. सो माय टीचर एडवाइस्ड मी दैट आई शुड लर्न टू लिव माय लाइफ मीनिंगफुली एंड ब्यूटीफुली. ये तो इजी है. लेकिन याद रखना, सर मैं सेड टू मी लिख देता तो क्या मुझे मार्क्स नहीं मिलते? मिलता, लेकिन वो पूरा जैसे 1 into 10 सही होने पर 1 मार्क्स. लेकिन ये चूंकि रिटर्न है तो इसमें कम कम अधिक भी किया जा सकता है टीचर के द्वारा. ही माइट से 0.5, he might say 0.75. Okay, so trying to reach that one score is an important thing. So my teacher advised me will be a much better choice of word. Okay, so next one, my mother advised me. यहाँ देखना, my other mother advised me, जैसा ही मैंने बोला था वैसे ही ये भी आ रहा है. my other आ रहा है, इसको देखना. my mother advised me that I should give respect to elders. मतलब पिछले क्वेश्चन का हिंट तो इस क्वेश्चन में है सर. पिछले क्वेश्चन में क्या लिखना था उसका हिंट तो इसी में है. तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे? यहां लिखेंगे माई मदर सेड टू मी. देख रहा हूं, माई मदर सेड टू मी यू शुड गिव रेस्पेक्ट टू योर एल्डर्स. और इसी को जब सर ये शुड वाला है तो इसको जब इनडायरेक्ट स्पीच किया तो एडवाइस किया, तो सेम चीज मुझे पिछले वाले में करना था. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. इट्स इंपॉर्टेंट टू पिक द टोन फ्रॉम द डायरेक्ट स्पीच एंड यूज इट इन द रिपोर्टिंग वर्ड. क्वेश्चन टैग लिखना है. एजुकेटेड एंड एम्पावर्ड विमेन कंट्रीब्यूट रिचली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर नेशन. क्या लिखना पड़ेगा? कंट्रीब्यूट इज द वर्ब. एक ही वर्ब है, एक ही वर्ब है, एक्शन वर्ब है. इट इज नॉट अ टू बी वर्ब और एन ऑक्सिलरी. एक वर्ब है. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मॉडल लाना पड़ेगा क्वेश्चन पूछते समय. डू, डज और डिड. चूंकि ये प्लूरल है विमेन, तो क्या लिखना पड़ेगा? डू लिखना पड़ेगा. विमेन है प्लूरल, इसीलिए कौन सा मॉडल यूज करना पड़ेगा? डस या डू. और प्रेजेंट टेंस है, सो डस या डू लिखना है तो हमें लिखना है डू. ओके, और चूंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है इसीलिए नेगेटिव टैग चाहिए, सो डोंट दे लिखना पड़ेगा. डोंट दे. व्हाई डिड वी ब्रिंग डू? बिकॉज सर एक ही वर्ब है एंड इट इज नॉट अ टू बी वर्ब और एन ऑक्सिलरी वर्ब. देखो ये चीज याद रखना. आई wrote I wrote a letter. Didn't I? आपने डू क्यों लाया? क्योंकि एक ही वर्ब है और ये इज एम आर वॉस वर्ब नहीं है, टू बी वर्ब नहीं है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, मॉडल भी नहीं है. तो हमें क्या करना पड़ेगा? डू डस डिड को लाना पड़ेगा. और चूंकि पास्ट टेंस है इसलिए मैंने डिडंट लिखा. डिडंट आई. ओके, नाउ नेक्स्ट वन. People respect him because he is an exemplary leader. Now this is tricky. Change it into a simple sentence.
पीपल रेस्पेक्ट हिम बिकॉज ही इज एन एग्जेम्पलरी लीडर। सर ये तो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, पीपल रेस्पेक्ट हिम बिकॉज ही इज एन एग्जेम्पलरी लीडर। ठीक है, ये तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, दो क्लॉजेस हैं, ये मेन क्लॉज है और ये डिपेंडेंट क्लॉज है। अब आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है तो एक ही मेन क्लॉज चाहिए, एक ही मेन क्लॉज चाहिए। तो कैसे बनाएं सर? हम क्या करेंगे, बिकॉज ही इज एन एग्जेम्पलरी लीडर, इसको चेंज कर देंगे फ्रेज में, इसको चेंज कर देंगे फ्रेज में। फ्रेज टेंस नहीं दिखा था तो एक ही क्लॉज आ जाएगा, उसके बाद इसको लिख देंगे। ओके, सी हाउ वी आर डूइंग। बीइंग एन एग्जेम्पलरी लीडर ही इज रिस्पेक्टेड। दो चीज हमने किया, मैंने सेंटेंस जो लिखा इसको पैसिव भी लिखा। सर एक्टिव क्यों नहीं लिखा? तो इसके लिए कॉन्सेप्ट आपको दो चाहिए, एक तो मॉडिफायर्स का कॉन्सेप्ट चाहिए, एक तो मॉडिफायर्स का कॉन्सेप्ट चाहिए ग्रामर का। मॉडिफायर्स एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स हैं जिनको कि जिस वर्ड के बारे में बताना चाहते हो उस वर्ड के नजदीक रखना है। ये एक एग्जाम्पल है, बताता हूँ उसके बारे में, मॉडिफायर्स के बारे में बताता हूँ, लेकिन पहले इसको कर लेते हैं। बीइंग एन एग्जेम्पलरी लीडर ही इज रेस्पेक्टेड, ये एग्जेम्पलरी लीडर होने के चलते उसे रेस्पेक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा। और पीपल चूंकि जनरल है इसलिए बाई पीपल नहीं लिखा मैंने। Okay, so being an exemplary leader, he is respected. There is only one main clause and there is one phrase. The sentence has become a simple sentence. ठीक है, लेकिन सर इसको ऐसे ही लिखना चाहिए था, एक्टिव वॉइस में नहीं लिख सकते क्या? प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि बीइंग एन एग्जेम्पलरी लीडर को हम कहाँ रखेंगे, इसकी प्रॉब्लम आएगी। ये मॉडिफायर्स में, मॉडिफायर्स के बारे में एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ध्यान से देखना इसको। आई वॉन्ट अ हॉट कप ऑफ कॉफी, और दूसरा सेंटेंस है आई वॉन्ट a cup of hot coffee. ओके, दोनों सेंटेंस में फर्क देखना। हॉट एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव और एडवर्ब अपने नजदीक वाले शब्द के बारे में ही ज्यादा जानकारी देते हैं। ओके, नजदीक वाले शब्द के बारे में ही ज्यादा जानकारी देते हैं, बहुत दूर रखकर मैं जानकारी नहीं दे पाऊंगा एडजेक्टिव के साथ में या एडवर्ब के साथ में। यहां पर मैं क्या लिखा हुआ है देखना, हॉट कप। हॉट कप, आपको गर्म कप चाहिए या गर्म कॉफी चाहिए? बोले सर गर्म कॉफी, तब तो ये सेंटेंस गलत है ना। हॉट कप ऑफ कॉफी, गर्म कप चाहिए कॉफी की, गर्म कप चाहिए कॉफी की, या एक कप चाहिए गर्म कॉफी की, गर्म कॉफी की। तो हॉट जो है कॉफी के पास रखना है, इसको हम लोग बोलते हैं मॉडिफायर एरर। इसमें जो एरर है इसको बोलते हैं मॉडिफायर एरर। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है लेकिन सीखना पड़ेगा। और इसीलिए यहां पर में भी ये एक मॉडिफायर है, ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है, बीइंग एन एग्जेम्पलरी लीडर हु, तो बगल में ही लिखना पड़ेगा, इसीलिए मैंने इसको पैसिव वॉइस में लिखा। और कोई तरीके से आप लिख सकते हो और सही है तो लिख कर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दो, मैं चेक करके बताऊं। और कोई तरीका हो सकता है, और भी तरीके लिख कर बताओ आप। नेक्स्ट, द प्रॉब्लम वॉज सो कॉम्प्लिकेटेड दैट आई कुड नॉट सॉल्व इट, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग टू। अब टू के साथ कॉम्बिनेशन कौन सा बनता है? टू। ठीक है, और इसका मीनिंग क्या बनता है? इतना की, इतना की। और इन दोनों में रेसिप्रो ये क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रडिक्टिंग थॉट फ्लो होती है। टू और टू जब लिखता हूं तो कॉन्ट्रडिक्टिंग थॉट फ्लो होता है, मतलब विपरीत थॉट फ्लो होता है। ठीक है, मतलब सिंपली अगर हिंदी बोलूं तो इतना की, हाँ इतना की। और सो दैट का भी तो सेम मीनिंग है सर, इतना की। ठीक है, सेंटेंस को पढ़ते हैं। द प्रॉब्लम वॉज सो कॉम्प्लिकेटेड दैट आई कुड नॉट सॉल्व इट, प्रॉब्लम इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी कि मैं सॉल्व नहीं कर पाया, इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी कि मैं सॉल्व नहीं कर पाया। इसको टू से लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? टू और टू के साथ लिखना है, तो देखना, द प्रॉब्लम वॉज टू कॉम्प्लिकेटेड, दैट नहीं लिखना है, टू ही लिखना पड़ेगा, याद रखना टू के साथ कॉम्बिनेशन टू का ही है, सो के साथ दैट है, टू के साथ टू है। द प्रॉब्लम वॉज टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी टू सॉल्व इट। सर ये नॉट कहाँ चला गया? नॉट चला कहाँ चला गया? इन दोनों सेंटेंस का मीनिंग एक है। द प्रॉब्लम वॉज सो कॉम्प्लिकेटेड दैट आई कुड नॉट सॉल्व इट, जिसका मीनिंग भी सेम है, प्रॉब्लम इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी कि मेरे लिए इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी कि मैं सॉल्व नहीं कर पाया। सर ये तो लिखा नहीं है आपने, सॉल्व नहीं कर पाया, नॉट तो आपने नहीं लिखा। टू और टू में नॉट नहीं लिखते, समझा ही सो और दैट के जैसा जाता है। ठीक है, यस,
इस पाठ के ठीक उल्टा समझा जाता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो सॉल्व नहीं कर पाया। ठीक है, इट इज टू हॉट टू गो आउट, इट इज टू हॉट टू गो आउट। आज के दिन में तो ये सच है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, तो इट इज टू हॉट टू गो आउट। मीनिंग क्या हुआ? इतना गर्म है कि बाहर नहीं जा सकते हैं, बाहर नहीं जाया जा सकता है। इतना गर्म है कि बाहर नहीं जाया जा सकता है। सो लिखा तो नहीं है, इसको सो दैट के साथ लिखोगे तो ये ऐसा लिखना पड़ेगा, इट इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट गो आउट। इट इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट गो आउट, ये लिखना है। वह इक्विवेलेंट सेंटेंस इसका सो के साथ में नॉट वाला है। इट इज सो हॉट दैट, इट इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट गो आउट। तो याद रखना, तो इस सेंटेंस का भी मीनिंग सेम ही हो गया फिर। द प्रॉब्लम वॉज टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी, ये तो फ्रेज है, इसको छोड़ो, टू कॉम्प्लिकेटेड टू सॉल्व इट। मेरे लिए इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी कि मैं सॉल्व नहीं कर पाया। ठीक है, नहीं कर पाया, लिखा नहीं जाता टू टू के साथ, लेकिन समझा जाता। ठीक है, लेकिन कई कई बार टू के साथ नॉट भी लिखते हैं, लेकिन मीनिंग बदल जाता है। ठीक है, इसको देखना, द मैंगो इज टू डिलीशियस नॉट टू ईट। हाँ, इसका मीनिंग समझना जरा। द मैंगो इज टू डिलीशियस नॉट टू ईट। कुछ कुछ बच्चे इस गलत फहमी में रहते हैं कि टू के साथ नॉट नहीं लिखा जाता है। लिखा तो जा सकता है, मीनिंग बदल जाएगा। देखो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, द मैंगो इज टू डिलीशियस नॉट टू ईट। आम इतना डिलीशियस है कि खाए बिना नहीं रहा जा सकता, खाए बिना नहीं रहा जा सकता, नॉट टू ईट। ठीक है, और अगर इसको हटा दूंगा, इसको हटा दूंगा, अगर नॉट को हटा दूंगा तो मीनिंग पूरा गलत हो जाता है। देखना, द मैंगो इज टू डिलीशियस टू ईट, इतना स्वादिष्ट है कि खाया नहीं जा सकता। इसका मीनिंग है इतना इतना स्वादिष्ट है कि खाया नहीं जा सकता। नॉट लिखता हूं, ये इतना स्वादिष्ट है कि खाए बिना नहीं रहा जा सकता। दैट इज इंग्लिश फॉर यू। ठीक है, ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स चाहिए। और भी आपको इससे सेंटेंसेस में डिफिकल्टी है तो चैट बॉक्स में आप सेंटेंस लिखकर उसका हिंदी में हमसे आप पूछ सकते हैं। ओके, फिर गिव द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड मेक सेंटेंसेस यूजिंग द प्लूरल फॉर्म। इजी है, अलगा, अलगे, एल्गी बोलते हैं, एल्गी, ए एल जी ए ई, एल्गी, ए एल जी ए ई। इसके साथ सेंटेंस लिखोगे तो ध्यान केवल इतना रखना कि इसको सब्जेक्ट बना के लिखेंगे तो हमको वर्ब प्लूरल लिखना पड़ेगा। ओके, द एल्गी फाउंड in these waters are beneficial for the skin. The algae found in these waters, इन वाटर बॉडियों में, वाटर्स बोल रहा हूँ, इन पानियों के स्रोतों में जो एल्गी पाए जाते हैं वो स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। द एल्गी फाउंड इन दीज वाटर्स आर, इस नहीं बोल रहा हूँ, आर एल्गी मेरा सब्जेक्ट है, आर बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। तो सेंटेंस को लिख देता हूँ, द एल्गी फाउंड, स्पेलिंग वगैरह भी आप ध्यान रखना है, इन दीज वाटर्स आर बेनिफिशियल फॉर द स्किन। ओके, हो गया। नेक्स्ट, चाइल्ड का प्लूरल क्या है? चाइल्ड्स तो नहीं है, आप जानते हो, चिल्ड्रन। ओके, सो द चिल्ड्रन वेर प्लेइंग इन द फील्ड, चिल्ड्रन वेर प्लेइंग ऑन द फील्ड, इन द फील्ड, ऑन द फील्ड, ऑन द फील्ड, मैंने गलती से इन बोल दिया था। इन द फील्ड, ऑन द फील्ड, क्या बोलना है? ऑन द फील्ड। सो चिल्ड्रन वेर प्लेइंग ऑन द फील्ड। ओके, फुल स्टॉप वगैरह पूरा जब लिखना होता है तो पूरी चीज पे ध्यान देना है, पंक्चुएशन, करेक्ट तरीका सेंटेंस का, सारी चीज पे ध्यान देना है बेटा। हाँ, गलती मत कर देना। फॉर्मूला, फॉर्मूले, ओके, द फॉर्मूले derived are adequate to prove the case, कुछ भी। ओके, द फॉर्मूले derived are adequate to prove the case, फॉर्मूले आर। देन सिलेबस का क्या हो जाता है? सिलेबाई। ओके, syllabi, the syllabi
for the different courses are given in this pamphlet, in this booklet. The syllabi for the different courses are given in this booklet. Okay. लास्ट वाला देखना, thesis. जो भी वर्ड SIS में कंप्लीट होता है, जो भी नाउन SIS में सिंगुलर अगर होता है तो प्लूरल बनाते समय उसको ACS कर देता है और thesis हो जाता है. Okay. The students have submitted their thesis. The students, यहां पर मैं इसको सब्जेक्ट नहीं बना रहा हूं. The students have submitted, इसको ऑब्जेक्ट बना रहा हूं. Submitted their thesis. Okay, that is your fifth one. हो गया. नेक्स्ट वाले में आते हैं. करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विदाउट मेकिंग अननेसेसरी चेंजेस. अननेसेसरी चेंजेस के बिना आपको सेंटेंस को सही करना है. ही फाइंड्स फॉल्ट इन एवरीवन. यहां पर मैं दो एरर्स हैं, बता सकते हो कौन सा? फाइंड फॉल्ट बोलते हैं तो पहले तो इन नहीं बोलते, विथ बोलते हैं, और एवरीवन को अलग अलग से लिखा हुआ है, वो भी एक साथ लिखना होगा. द करेक्ट सेंटेंसेस, ही फाइंड्स फॉल्ट विद एवरीवन. सर एवरीवन को अलग अलग करते हैं तो मीनिंग क्या हो जाता है? एवरी फिर एडजेक्टिव बन जाता है. वन जो है ये एक प्रोनाउन है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है एवरीवन, और यहां पर में दो मीनिंग हो जा सकता है. ये पर्सन भी हो सकता है और थिंग भी हो सकता है, इसीलिए एवरीवन को एक साथ कर देंगे तो ये हो जाएगा पर्सन. ठीक है. नेक्स्ट वन, he is one of the noble men who have sacrificed his life for the nation. सर इस सेंटेंस में तो दो क्लॉजेस हैं. याद रखना, क्लॉजेस और फ्रेजेस का कॉन्सेप्ट एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट है जिससे कि हम पूरे सेंटेंस को कंट्रोल में ला पाते हैं. बहुत जल्दी हम सेंटेंसेस को कंट्रोल में ला पाते हैं. ओके, सो इसमें आते हैं. ही इज वन ऑफ द नोबल मेन हु हैव सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ फॉर द नेशन. पहले तो सेंटेंस को समझने की कोशिश करें, हिंदी बोलकर देखें. ये उन नोबल मेन में से एक है जिन्होंने अपने जीवन कुर्बान किए हैं इस देश के लिए. कई सारे लोगों ने अपने जीवन कुर्बान किए हैं, उसमें से ये भी एक है. ये सेंटेंस है. आपको ऐसे पता कैसे चलता है? क्योंकि रूल्स एंड ग्रामर के, जिससे कि मैं इसको लगा सकता हूँ. यहाँ पर मैं दो क्लॉजेस हैं, हु हैव सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ फॉर द नेशन. ठीक है, ये हु सब्जेक्ट है और ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है. रिलेटिव प्रोनाउन किसको पॉइंट कर रहा है? मेन को. मेन प्लूरल है तो हु प्लूरल हो गया, तो हैव आपने लिखा है सर, एकदम सही है. अब सेंटेंस का मीनिंग भी लगाओ तो सही है. हु हैव सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर द नेशन, जिन्होंने अपने जीवन कुर्बान किए हैं इस देश के लिए. ओके, और ही इज वन ऑफ द नोबल मैन, उन नोबल मैन से एक है. ठीक है, तो कई सारे हैं, उसमें से ये भी एक है. ये हो गया. तब तो सर यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हैव पे कोई दिक्कत नहीं. प्रोनाउन में प्रॉब्लम है ना. हु को प्लूरल आप सोच रहे हो, हु को अगर आप प्लूरल सोच रहे हो और हैव लिखा है, चूंकि ये मेन को पॉइंट कर रहा है इसलिए आपने हैव लिखा, तो हिज लाइफ कैसे लिख सकते हैं? यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? देयर लाइव्स फॉर द नेशन. सो ही इज वन ऑफ द नोबल मैन हु इज पॉइंटिंग टू दिस. सो हैव सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स. लाइफ का प्लूरल क्या है? लाइव्स फॉर द नेशन. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज इजी. वन शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ. आपको पता है कि वन प्रोनाउन से अगर मैं सेंटेंस को शुरू करता हूँ, वन प्रोनाउन से अगर सेंटेंस को शुरू करता हूँ तो आगे जाकर जो भी रेफरेंस करूंगा वन के लिए वो वन ही लिखना पड़ेगा. तो सेंटेंस को ऐसे लिखना पड़ेगा. वन शुड टेक केयर ऑफ, ऑलवेज टेक केयर ऑफ छूट गया. वन शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ वंस हेल्थ. यहाँ हिज देयर वगैरह नहीं बोल सकता क्योंकि जो प्रोनाउन से शुरू हुआ है सेंटेंस वो है वन. सो वन शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ वंस हेल्थ. अगले सेंटेंस में आते हैं. नन ऑफ द 5 persons were found suitable for the job. अब एक चीज समझ लो, एक चीज समझ लो, बहुत टेढ़ी सी चीज है, एक बहुत ही जरा टेढ़ी सी चीज है. वो क्या है? नन को जब भी आप देखो तो सीधे तौर पे आप प्लूरल लिख सकते हो. नन जब भी देखो तो आप सीधे तौर पे प्लूरल लिख सकते हो. सेकंड पॉइंट नन के बारे में ये बता दूं, नन को पर्सन्स के लिए लिखना है तो ये एक फ्रेज लिखना ही पड़ेगा. नन आर कमिंग, ये सेंटेंस गलत है. नन ऑफ द इनवाइटीज आर कमिंग तभी सही है. याद रखना, जब भी पर्सन के लिए नन बोलना हो, पर्सन्स के लिए नन बोलना हो तो आपको बताना पड़ेगा किस पर्सन की बात हो रही है, उसके बिना नन नहीं बोलेंगे.
तो यहाँ पर मैं ये भी सही है सर, नन भी सही है, ऑफ द 5% भी सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर मैं आपने कहा है कि नन आता है तो 99% तो प्लूरली रखना है, लेकिन उस 1% का क्या सर, 1% का क्या सर? कभी कभी सेंटेंस में मीनिंग ही आता है एक भी नहीं, हम एक पे ही फोकस करता हुआ लग रहा है। नन का दो मीनिंग हो सकता है, सारे लोग नहीं आए, एक भी नहीं आया। किसी किसी सेंटेंस में, किसी किसी सेंटेंस में एक ही मीनिंग ज्यादा अच्छा काम करता है, एक भी। आप इस सेंटेंस में देखना, नन ऑफ द 5 persons वर फाउंड सुटेबल फॉर, एक भी सही नहीं पाया गया, एक भी में ज्यादा अच्छा सेंटेंस बनता है। सारे लोग सही नहीं पाए गए से अच्छा सेंटेंस बनता है, एक भी नहीं पाया गया। तो इस 1% केस में ये सेंटेंस आ जाता है। तो यहां पर मैं लिखना पड़ेगा वॉस। एक और सेंटेंस बता रहा हूं, देख, उसमें भी आप प्लूरल नहीं लिख पाओगे, लिखोगे तो सेंटेंस जरा गड़बड़ दिखाई देगा, 1% वाला केस है। ओके, नन ऑफ द प्रिजनर्स हैज एस्केप्ड फ्रॉम दिस प्रिजन। नन ऑफ द प्रिजनर्स, कैदियों में से कोई भी नहीं भागा है इस प्रिजन से, या सारे लोग नहीं भागे। नन ऑफ द प्रिजनर्स हैव लिखना चाहिए या नन ऑफ द प्रिजनर्स हैज लिखना चाहिए? नन ऑफ द प्रिजनर्स हैज लिखना चाहिए सर, क्योंकि इस सेंटेंस में सारे लोग नहीं भाग गए, इसका मीनिंग नहीं बन पाता। एक भी नहीं भागा है के हिसाब से ही सेंटेंस बनता है। इसीलिए इस सेंटेंस में भी आपको सिंगुलरली लिखना पड़ेगा, नन ऑफ द प्रिजनर्स हैज एस्केप्ड फ्रॉम दिस प्रिजन। ठीक है? तो सर ये तो छोटी छोटी बातें आप जो बता रहे हो वो तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, सो यू वांट टू गेट इन टच विद अस, द कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, कॉन्टैक्ट करो, इंग्लिश सीखने के लिए आओ। मैं गारंटी लेता हूँ आपकी, जिस एग्जाम में जाना है, CDA CMDA किसी भी एग्जाम के लिए आपको इंग्लिश प्रिपेयर करना है, मैं हूँ, टीम निष्ठा आपके साथ है, और इंग्लिश फंडा, मैं विनोद शंकरन, मैं भी साथ हूँ आपके साथ। So none of the 5 persons was found suitable for the job. Next one. My friend is younger than me. My friend is younger than me. इस सेंटेंस के साथ मुझे तो प्रॉब्लम है। ओके, ये आया तो करेक्शन के लिए था। आई एम टेलिंग यू, जो प्रॉब्लम है उसको क्लियरली बता रहा हूँ, सुनना। ये देन जो है, ये कंजंक्शन भी हो सकता है और ये प्रीपोजिशन भी हो सकता है। ये कई लोगों को पता नहीं चलता, तो दे गेट इनटू अ कंफ्यूजन। ठीक है? और यहां पर मैं देखना, ये टू बी वर्ब है। इज एम आर वॉस वर जब अकेले आते हैं तो उसे हम टू बी वर्ब कहते हैं। इज एम आर वॉस वर जब अकेले आते हैं तो टू बी वर्ब कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब नहीं कहते। इज एम आर वॉस वर के बाद और कोई वर्ब आया तो हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो ये तो टू बी वर्ब है, बी वर्ब है, कह रहा हूं टू बी वर्ब। अब ये टू बी वर्ब हो जाए, टू बी वर्ब हो जाए तो, और ये देन को कंजंक्शन अगर मान लूं मैं, कंजंक्शन अगर मान लूं, तो मैं सब्जेक्ट सब्जेक्ट को कंपेयर करूंगा। माई फ्रेंड इज यंगर देन आई एम। माई फ्रेंड इज यंगर देन आई एम। मैं जितना यंग हूं उससे ज्यादा यंग है मेरा दोस्त। हो सकता है सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से मैंने कंपेयर कर दिया, तो आई लिखा, एम लिखा, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से कंपेयर कर दिया। लेकिन अगर मान लो देन प्रीपोजिशन, अगर मान लो देन प्रीपोजिशन है, जो कि वो हो सकता है, तब तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से कंपेयर कर रहा हूं, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता ही है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता ही है। तो सब्जेक्ट को मैं ऑब्जेक्ट से कंपेयर कर दिया, तो ये भी सही है। बल्कि ये दिया हुआ सेंटेंस ही बेहतर है, क्योंकि यहां पर मैं एम नहीं है, एम नहीं है, तो इस सेंटेंस को करेक्शन करने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है? लेकिन जब आ गया है तो हम लिख के दे देते हैं। ठीक है? सेंटेंस को ठीक कर देते हैं, लेकिन ठीक क्या मैंने सेंटेंस के दूसरा करेक्ट सेंटेंस लिख देते हैं। ये सेंटेंस खुद ही सही है, एक और भी सेंटेंस लिख देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, माई फ्रेंड इज यंगर देन आई एम, ये लिख देता हूँ। ठीक है? लेकिन मी भी सही। सो इस सेंटेंस में तो जब इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो एग्जाम में कोई भी आंसर तो दे दो, लेकिन यू शुड ब्रिंग इट अप। जब वो बोलते हैं आपको कि भाई आप बताइए किस क्वेश्चन को आप कंटेस्ट करना चाहते हैं, तो उसमें आपको बताना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन में मेरे को डाउट है, आपका आंसर सही नहीं, मुझसे पूछ लेना। Okay, that is all for this session.
In the next session, again, we will discuss some questions, some concepts, कुछ discussion, कुछ questions और कुछ concepts discuss करेंगे और ऐसे ही आपका हौसला अफजाई भी करता रहूंगा. Learn these grammar concepts fast and easy. और आपको अगर हमारे courses join करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और हमारे ऐप को भी आप डाउनलोड कर और हमारे ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं वहां से, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. Thank you all very much and all the best. Do it. Bye bye.